प्रिया दुकान से बाहर आते हुए सामान का थैला उठाते हुए सोचती है कि चलो इतनी गर्मी में मुझे ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ा। जल्दी जल्दी वह अपने घर की तरफ लपकती है क्योंकि घर पर उसकी सास बीमार है। उसकी सास अपाहिज है, वह चल भी नहीं सकती। प्रिया जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोलती है लेकिन उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है जब वह देखती है कि उसकी सास। प्रिया दौड़ती हुई अपनी चमचमाती हुई कार में जाकर बैठ जाती है और ड्राइवर से जल्दी चलने के लिए कहती है। आज प्रिया की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होना है। वह उसे किसी भी तरह मिस नहीं करना चाहती। हमेशा ही वह अपनी क्लास में फ़र्स्ट आती रही है। वह अमीर बाप की अमीर औलाद है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुलझी हुई सीधी सादी लड़की, जिसके अंदर न कोई दौलत का घमंड है और न कोई आजकल की लड़कियों जैसा टशन। उसने हमेशा ही अपने माँ बाप का सिर ऊंचा रखा है। उसके पापा विजय प्रताप शहर के एक जाने माने दौलतमंद कारोबारी इंसान हैं। उसकी माँ भी पहले लेक्चरर थी, लेकिन अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है और घर को ही संभालती हैं। उसकी माँ भी एक बहुत सुलझी हुई औरत है। प्रिया की एक बहन छवि भी है, वह प्रिया से बड़ी है। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ सहेलियों की तरह से रहती हैं। जल्दी ही प्रिया अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है। अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए वह कार से बाहर आ रही है। तभी पास में खड़ी कुछ लड़कियां उसे बड़ी बड़ी आंखें करके ललचाई नज़रों से देखने लगती हैं, क्योंकि प्रिया के ठाठ ही कुछ अलग थे। प्रिया जल्दी से भागती हुई अपनी क्लास की तरफ पहुंची। क्लास में लेक्चर शुरू हो चुका था। उसने टीचर को देर से आने के लिए माफ़ी मांगते हुए अपनी सीट पर बैठने लगी। तभी उसकी नज़र क्लास में बैठे और स्टूडेंट्स पर गई। सभी चुपके चुपके बातों में मगन थे, लेकिन इसका क्लासमेट रवि बड़े ध्यान से लेक्चर सुन रहा था। उसने अपना ध्यान उन सब से हटाकर प्रोफेसर की तरफ लगाया। इस साल भी एग्ज़ाम में उसे अपनी फ़र्स्ट पोजीशन लानी थी और अपने पापा का नाम फिर से एक बार ऊंचा कर देना था। और वैसे भी जब भी उसका रिज़ल्ट आता था तो उसके पापा भी उसको बड़ी महंगी महंगी चीज़ें तोहफे में दिया करते थे। यह कार भी उसके पापा ने उसके पिछले एग्ज़ाम के रिज़ल्ट पर गिफ्ट की थी। वह अपने घर वालों की जान थी। वैसे भी उसका यूनिवर्सिटी में आखिरी साल था। आगे के लिए उसने कुछ ख़ास सोचा नहीं था, क्योंकि ना उसके पास जायदाद की कमी थी, ना रुपये पैसे की। हर एक चीज़ उसके कदमों में पड़ी थी। प्रिया की सिर्फ एक ही दोस्त थी, जो कि उसकी बचपन की दोस्त थी। वह बचपन से ही साथ साथ पढ़ी थी और हर बात एक दूसरे से शेयर किया करती थी। थकी हुई प्रिया जब अपने घर पहुंची तो उसने वहां पर कुछ मेहमानों को बैठे पाया। वह तो सीधी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी ही देर बाद नौकरानी उसके कमरे में आई और आकर कहने लगी कि मालकिन ने कहा है आप तैयार होकर नीचे आ जाएं। हालांकि प्रिया बहुत थकी हुई थी और उसका किसी के साथ बात करने का मन भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी माँ का हुक्म था, इसीलिए उसने मना करना सही नहीं समझा। उसने अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश किया और नीचे हॉल में जाकर अपनी माँ के पास बैठ गई। सामने एक औरत बैठी हुई थी, जो चेहरे से ही किसी ऊंचे ख़ानदान की लगती थी। वह धीमे धीमे मुस्कुराकर प्रिया की माँ से बात कर रही थी। उस औरत की पर्सनालिटी बहुत ज़बरदस्त थी। प्रिया उसे नज़रअंदाज ना कर सकी। उस औरत ने प्रिया को अपने पास बैठने को कहा तो प्रिया उठकर उनके पास बैठ गई। वह प्यार से प्रिया से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी और यूं ही बातों बातों में उसकी आदत और उसके शौक़ के बारे में भी पता करने लगी। प्रिया भी उनकी हर बात का मुस्कुराकर जवाब दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद वह औरत जाने के लिए उठी और प्रिया की माँ से बोली कि आप हमें सोच समझकर जवाब दे दीजिएगा, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। उनकी ये बात प्रिया की समझ से बाहर थी। उसने सवालिया नज़रों से अपनी माँ की तरफ देखा, फिर वह औरत चली गई। तभी प्रिया अपनी माँ से पूछने लगी कि यह किस बारे में बात कर रही थी। प्रिया की माँ ने कहा कि बेटा, वैसे तो छवि तुमसे बड़ी है, लेकिन यह तुम्हारे पापा के दोस्त की बीवी थी और ये अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए लाई थी। ये हमारे घर पहली बार ही आई थी। तुम मुझे जवाब देना कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। प्रिया कहने लगी कि मम्मी, कम से कम मेरी पढ़ाई तो पूरी होने दो। प्रिया की माँ कहने लगी कि हाँ, तुम पहले पढ़ाई पूरी कर लो, शादी उसके बाद ही करोगे। जो तुम्हारी मर्ज़ी हो बता देना, ये ना हो कि बाद में कोई इशू पैदा हो। प्रिया कहने लगी ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप जहाँ कहोगी मैं खुशी खुशी वहाँ पर शादी कर लूँगी, बस मेरा ये साल कंप्लीट हो जाए। रात को विजय जी अब जब घर पहुँचे तो प्रिया की माँ ने उसे शर्मा जी की पत्नी के आने की बात बताई। यह सुनकर विजय प्रताप जी बहुत खुश हो गए। कहने लगे अरे एक ही तो बेटा है उनका,
मुझे पता है वह प्रिया को बहुत खुश रखेंगे। इससे अच्छा रिश्ता तो कोई हमारी बेटी के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले अगर छवि की शादी हो जाती। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी। तभी प्रिया की माँ ने कहा कि रिश्ता अच्छा है, शर्मा जी के ख़ानदान को तो हम जानते ही हैं। अगर वह प्रिया का हाथ मांग रहे हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। दोनों की उम्र में फ़र्क ही कितना है। छवि के लिए अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी जल्दी ही कर देंगे। प्रिया के पापा ने प्रिया को अपने पास बुलाकर खुद उससे पूछा कि बेटा, अगर तुम्हारी मर्ज़ी कहीं और है तो बता देना। लेकिन प्रिया कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा, मैंने कोई काम आज तक आपसे बिना पूछे किया है। जहाँ आपकी मर्ज़ी हो आप रिश्ता तय कर देना, मैं हर तरह से खुशी खुशी तैयार हूँ। इस तरह से विजय जी और उनकी पत्नी ने अगले दिन खुशी खुशी शर्मा जी को फ़ोन किया और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 2-3 दिन बाद ही शर्मा जी भी अपनी पत्नी के साथ शगुन लेकर विजय जी के घर पर आ गए। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा था कि प्रिया को ये ख्वाब सा लग रहा था। जब शर्मा जी और उनकी पत्नी घर पहुँचे, विजय जी ने कहा कि बेटे को साथ क्यों नहीं लाए। प्रिया भी अनुज से मिल लेती। शर्मा जी के बेटे का नाम अनुज था। तभी शर्मा जी की पत्नी बोली कि वह अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है, कल तक ही आ पाएगा। हमने सोचा खुशी के काम में देर क्यों की जाए। फिर शर्मा जी कहने लगे, विजय, कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा था कि अगर हम जल्दी ही ये शादी भी कर लेते तो कितना अच्छा रहता। आजकल तो वैसे ही बीमारी का कुछ पता नहीं चलता। विजय प्रताप और नारायण शर्मा दोनों दोस्त थे, लेकिन अपने अपने कारोबार में बिज़ी होने की वजह से दोनों को कम ही मिलना होता था। यहाँ तक कि फ़ोन पर भी बात नहीं होती थी। इसीलिए शर्मा जी की पत्नी अकेले ही रिश्ता लेकर आ गई थी। यही वजह थी कि दोनों पत्नियाँ भी पहली बार ही मिली थी और बच्चों का तो अभी तक एक दूसरे से मिलना भी नहीं हुआ था, तो घर आना जाना तो बहुत दूर की बात थी। 1-2 बार शर्मा जी घर आए थे तो उन्होंने प्रिया और छवि को देखा था, लेकिन उन्हें प्रिया बहुत पसंद आई थी और शायद तभी से उन्होंने प्रिया को अपने घर की बहू बनाने का सोच लिया होगा। शादी की बात सुनकर तो प्रिया को चिंता सताने लगी थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि उसकी पढ़ाई पूरी होनी ही चाहिए। बाद में क्या पता पढ़ने का मौका मिले या नहीं। लेकिन शर्मा जी के थोड़ा जोर देने पर प्रिया के पिता विजय प्रताप जी मान गए। दोनों पति पत्नी और बच्चों की सहमति से शादी भी तय कर दी गई। प्रिया मन ही मन सोचती भी थी कि जिस लड़के के साथ उसे सारी ज़िंदगी गुजारनी है, मैंने अभी तक देखा ही नहीं। वह कौन है, कैसा है, उसकी आदत क्या है, उसके शौक़ क्या है। फिर प्रिया सोचती कि मेरे माता पिता ने आज तक जो भी मेरे लिए किया है उससे हमेशा मुझे फ़ायदा ही हुआ है। वैसे भी माँ बाप अपनी औलाद का भला ही सोचते हैं, और शर्मा अंकल तो खुद पापा के दोस्त हैं। पापा ऐसे ही थोड़ी किसी से भी मेरी शादी कर देंगे। पापा ने भी कुछ सोचकर हाँ की होगी। इन्हीं बातों से वह खुद को तसल्ली देती थी। लेकिन फिर भी उसकी बहन छवि उससे पूछती, क्या तेरी कोई और पसंद थी ही नहीं जो तूने मम्मी पापा को एकदम से हाँ कर दी। मेरी समझ में नहीं आता, मम्मी पापा को आखिर ऐसी शादी की जल्दी भी क्या थी। कुछ दिन रुके तो रहना था ना। लड़के को हमने भी आज तक नहीं देखा, पता नहीं वह कौन है, क्या करता है, क्या नहीं। तभी प्रिया उसे यह समझाकर चुप कर देती कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए आज तक किसी भी चीज़ की कमी नहीं की है, हमें अपनी पलकों पर रखा है। हमारी तकदीर ही तो है जो हमें इतने अच्छे माँ बाप मिले और इतना सब कुछ मिला। इसीलिए मैंने सब कुछ अपनी तकदीर पर छोड़कर पापा को हाँ की थी। मुझे उम्मीद है आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रिया अभी भी अपनी क्लासेस अटेंड कर रही थी। हालांकि उसकी शादी पक्की हो गई थी, लेकिन फिर भी उसके पापा ने कहा था कि वह शादी के बाद भी अपनी क्लासेस पूरी करेगी और एग्ज़ाम भी दे। उसे यह साल ख़राब नहीं करना है। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही प्रिया का सामना उसके साथ पढ़ने वाले रवि से हुआ। प्रिया उसे देखती ही रह गई। वह दोनों 5-6 महीने से एक दूसरे को जानते थे। हालांकि प्रिया भी उसे पसंद करती थी। इसकी वजह ये थी कि रवि एक नेक और शरीफ लड़का था, जबकि वह एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पास न आने जाने के लिए कार थी और न उसके पास रहने के लिए एक बड़ा बंगला और नौकर चाकर। वह अपनी सीधी सादी आम सी ज़िंदगी जीता था और अपने में ही मगन था। उसके अंदर ना कोई ऐब था और ना ही कोई कमी। वह पढ़ाई में होनहार, खूबसूरत और मेहनती लड़का था। लेकिन प्रिया कभी भी उसके लिए सीरियस नहीं हुई थी, ना ही उसे इन सब बातों में दिलचस्पी थी। लेकिन आज रवि की बात सुनकर उसके दिल में जज्बात जागे थे, पर अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। ऐसे भी प्रिया के लिए सबसे ज़्यादा प्यारे उसके अपने माँ बाप थे।
वह उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देने को तैयार थी। उसने रवि से साफ इनकार कर दिया और फिर आगे बढ़ गई। प्रिया के घर में प्रिया की शादी की खूब तैयारी चल रही थी। उसके घर में उसकी बहन, उसके माँ बाप सब बहुत खुश थे। सभी को खुश देखकर प्रिया भी बहुत खुश हो रही थी। अब प्रिया ने यूनिवर्सिटी भी जाना छोड़ दिया था, क्योंकि आज से 4 दिन बाद उसकी शादी होनी थी। विजय प्रताप के बंगले को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। कहीं किसी चीज़ की कोई कमी न रह जाए। हर एक चीज़ का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन कमाल की बात पूरी शादी में एक ही थी कि इस शादी में प्रिया के होने वाले पति का अभी तक कोई पता नहीं था। ना तो शर्मा जी ही ने अपने बेटे को एक बार भी विजय जी की फैमिली से मिलवाया था और ना ही विजय जी को अभी तक अपने घर बुलाया था। जो भी रस्में हुई थी सब विजय जी के बंगले पर ही हुई थी। शादी का दिन भी आ गया और बारात भी आ पहुंची थी। चारों तरफ शोर शराबा, लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ थी और एकदम से शोर उठा कि बारात आ गई। तो प्रिया ने भी अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा था। दूल्हे के चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था। वह देखना चाहती थी कि उसका होने वाला पति आखिर है कैसा। तभी दूल्हे को घोड़े से उतारा गया और उसने चेहरे से सेहरा हटाया। चेहरा देखते ही प्रिया के तो होश हवास ही उड़ गए थे। प्रिया के मुंह से एकदम निकला, ये मैंने क्या कर दिया। वह गिरने ही वाली थी कि उसने खुद को संभाला। वह जल्दी से कमरे से बाहर निकली और उसने अपनी माँ को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी छवि उसे मिल गई। छवि ने उसकी हालत देखी, कहने लगी, क्या हुआ तुम्हें, आखिर कहाँ भागी जा रही हो। प्रिया बोली, छवि जल्दी से माँ पापा को मेरे पास बुला कर लाओ, 1 मिनट से पहले पहले। तभी छवि के माता पिता भी उसके कमरे में आ गए। प्रिया ने अपने पापा से कहा कि पापा, ये शादी नहीं हो सकती। उसकी ये बात सुनते ही उसके पापा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। उनके सिर पर तो जैसे आसमान गिर गया था। बेटी के शब्दों ने उन्हें झकझोर के रख दिया था। वह दोनों माता पिता जैसे सन खड़े रह गए। ये तुम क्या कह रही हो, हमने तुमसे पहले ही पूछा था ना, अब क्या हो गया। विजय प्रताप लगभग चीखते हुए बोले। प्रिया कहने लगी, पापा मैं तो शादी के लिए तैयार थी, लेकिन मैंने जिस लड़के को अभी दूल्हा बने देखा है वह लड़का तो अनिकेत है। विजय जी कहने लगे, तो क्या बात है। कहने लगी, क्या आपको नहीं पता कि ये अनिकेत 1 नंबर का गुंडा और आवारा लड़का है। ये मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है। मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह शर्मा अंकल का बेटा है, नहीं तो मैं आपको तभी मना कर देती। मैंने तो सोचा था पापा कि आपने हर बात की छानबीन बहुत अच्छे से कर ली होगी। पापा मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इस सब को रोक लीजिए। विजय जी जैसे सख्ते में खड़े हुए अपनी बेटी की बातें सुन रहे थे। प्रिया लगातार रोए जा रही थी। उसने कभी अपने पापा से किसी बात की ज़िद नहीं की थी। विजय जी कहने लगे, बेटा जो तुम कह रही हो वह अब नहीं हो सकता। ये सुनकर प्रिया के साथ साथ छवि की भी आंखें फटी रह गईं। क्यों नहीं हो सकता पापा, ये मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। विजय जी कहने लगे, बेटा मेरी भी इज्जत का सवाल है, और फिर मैं शर्मा से कैसे कहूँगा कि तुम्हारा बेटा आवारा और गुंडा है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। लोग भी तो यही कहेंगे कि पहले से नहीं पता था क्या, हमने तुमसे पहले ही कहा था। पर पापा मैंने तो सब कुछ आप पर छोड़ रखा था, यह आपकी जिम्मेदारी थी। विजय जी अपनी बात से टस से मस होने को तैयार नहीं थे। और प्रिया के लिए दुख की बात तो ये थी कि उसकी माँ भी अपने पति का ही साथ दे रही थी। वह प्रिया को तो समझा रही थी, पर अपने पति को नहीं समझा रही थी कि उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी। जब प्रिया ने ज़्यादा ज़िद की तो विजय जी का तो रूप ही बदल गया था। उन्होंने अपनी आंखें निकालकर गुस्से में प्रिया से कहा कि जो मैंने कह दिया वह करो और ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसके दोनों माता पिता वहाँ से चले गए और प्रिया रोती खड़ी रह गई। छवि बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। तभी प्रिया से बोली, मैंने तुझे कहा था ना कि कम से कम एक बार लड़के को देख लेना चाहिए था। तूने भी सब कुछ माँ पापा पर छोड़ दिया था। अब तू मेरी बात सुन, पापा ऐसे नहीं मानेंगे। मैं कहती हूँ तू यहाँ से भाग जा, तू अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। प्रिया कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने माँ बाप की इज़्ज़त मिट्टी में नहीं मिला सकती। छवि ने उसे बहुत समझाया, उसे हिम्मत दी, हौसला दिया कि कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, तू यहाँ से चली जा। छवि अपने माँ बाप के पास पहुँची और उन्हें कहा कि प्रिया मान गई है और वह अपने कमरे में तैयार हो रही है। विजय जी बड़े खुश थे कि उनकी इज़्ज़त बच गई, लेकिन प्रिया जब तक उनसे बहुत दूर हो चुकी थी। प्रिया ने वहाँ से निकलकर अपनी सहेली के घर पहुँची और वहाँ से रवि को फ़ोन किया, उसको सारी बात बताई। उसने रवि से कहा कि क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो।
और अपने साथ अपने घर रख सकते हो। रवि ने कहा, हाँ, पर प्रिया तुम पहले एक बार अच्छी तरह सोच लो। तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी की आदी हो। मेरे पास ना अच्छा घर है, ना गाड़ी और ना नौकर चाकर। तुम्हारी और हमारी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब प्रिया भी क्या करती, उसे भी पता था कि अब वह कभी भी लौटकर अपने घर वापस नहीं जा सकती। उसने जो किया है उस जुर्म की कोई माफ़ी उसके पापा के पास नहीं है, और वह खुद भी अपने पापा के सामने जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बाप होने के नाते उन्होंने भी अपनी इज्जत की खातिर अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी थी। प्रिया ने तभी फैसला कर लिया कि वह रवि से शादी करेगी और उसके साथ उसके घर ज़िंदगी गुजारेगी। रवि प्रिया को लेने आ गया और इस तरह उनकी कोर्ट मैरिज हो गई और वह रवि के साथ उसके साथ चली गई। उधर जब विजय प्रताप को प्रिया के भागने की खबर मिली तो वह गुस्से से पागल हो गए थे। छवि जानती थी कि प्रिया के चले जाने के बाद उसके पापा उसके ऊपर ये शादी करने का दबाव बनाएंगे। इसीलिए छवि ने एक दोस्त के ज़रिए से शर्मा के बेटे अनुज की बहुत सारी गुंडागर्दी और आवारगी की वीडियो हासिल कर ली, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्रिया की माँ ने छवि को तैयार होने को कहा। छवि ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। वह प्रिया से बिल्कुल अलग थी। वह किसी के दबाव में आकर शादी नहीं करने वाली थी। उसने अपने माँ पापा को वह सारी वीडियोस दिखाईं जिसमें शर्मा जी का बेटा अनुज जुआ खेल रहा था और यहाँ तक कि शराब भी पीता हुआ दिख रहा है। इन वीडियो को देखकर तो विजय प्रताप काँप कर रह गए। उन्होंने जाकर शर्मा जी को ये सारे वीडियोस दिखाए और इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। लेकिन छवि सोच रही थी, काश ये वीडियोस कुछ घंटे पहले मिल गए होते तो आज प्रिया हम सब के साथ होती। विजय प्रताप को अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और प्रिया के भागने की खबर चारों तरफ आग की तरह फैल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि प्रिया उनके लिए अब मर चुकी है। वे उसे कभी भी अपनी आंखों के सामने देखना नहीं चाहेंगे। हालांकि प्रिया की मां ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई है, लेकिन विजय प्रताप अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने प्रिया को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। जब प्रिया रवि के घर पहुंची तो देखा एक कमरे में उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। रवि ने बताया कि उसकी माँ काफ़ी समय से बीमार है और साथ ही वह अपाहिज भी है, इसीलिए उनके सारे काम रवि को ही करने पड़ते हैं। ये देखकर एक बार को प्रिया को ये लगा, अब इसकी माँ की सेवा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। लेकिन प्रिया बहुत अच्छी लड़की थी। वक्त और हालात के साथ उसने समझौता कर लिया था। वह अपनी सास की बहुत सेवा करने लगी, लेकिन उसकी सास ने अपनी बहू को कबूल नहीं किया था। वह हमेशा ही प्रिया को कुछ ना कुछ बुरा कहती रहती थी। वह रवि के सामने भी प्रिया को भला बुरा कहने से नहीं रुकती थी और रवि भी पलटकर अपनी माँ को चुप नहीं करता था, खुद ही खामोशी से वहाँ से निकल जाता था। प्रिया को बहुत दुख होता था, लेकिन वह बहुत सब्र से रह रही थी। कहाँ तो उसके चारों तरफ नौकर चाकर घूमा करते थे और उसके एक इशारे पर सब कुछ उसके पास चल कर आता था, और अब यहाँ वह खुद एक छोटे से घर में नौकरानी बनकर रह गई थी। शादी करने के बाद रवि ने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली थी और उसी से अपना गुजारा कर रहा था। हालांकि उसके पापा की पेंशन आती थी, पहले उसी से घर का खर्च चलता था और यहाँ तक कि रवि की पढ़ाई का खर्च भी उसी से होता था। रवि जब शाम को घर आता तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता। वह प्रिया को पूछता भी नहीं था कि पूरा दिन तुमने कैसे गुजारा था। प्रिया थकी हारी रात को बेसुध सी होकर सो जाती और रवि अपनी माँ के पैर दबाने में, सर दबाने में, मालिश करने में लगा रहता, जबकि उसको पता था कि प्रिया कितने अमीर घर से आई हुई है। वह भी प्रिया के सब्र का जैसे इम्तहान ले रहा था। रवि तो सुबह चला जाता था। घर का सौदा जो भी कुछ लाना होता वह प्रिया खुद आसपास की दुकानों से जाकर लाती थी। वह घूंघट करके बाहर जाती ताकि कोई उसको पहचान न ले। काफ़ी देर तक दुकान में भीड़ के बीच खड़ी रहकर वह सामान लेकर आती और पसीना पसीना हो जाती। लेकिन आज जब वह दुकान पर गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। 10-15 मिनट में उसने सामान लिया और अपने घर वापस आ गई। धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो जाकर जो कुछ नज़ारा उसकी आंखों के सामने था, उसकी आंखें खुली रह गईं। वह पलकें झपकना ही जैसे भूल गई थी। उसने देखा कि उसकी सास फ्रिज में से अपने लिए कुछ ले रही है। वह अपने पैरों पर खड़ी हुई थी। ये देखकर प्रिया के मुंह से एकदम से निकला, आप चल सकती हैं। उसकी सास ने पलटकर उसकी तरफ देखा और वह भी हक्का बक्का प्रिया को देखती रह गई, क्योंकि आज उनकी चोरी पकड़ी गई थी। वह अपाहिज नहीं थी, बल्कि अपाहिज होने का नाटक कर रही थी। फिर सास ने प्रिया की तरफ मुस्कुराकर देखा और कहने लगी, हाँ मैं चल फिर सकती हूँ। अब बताओ तुम क्या करोगी? मेरे बेटे से कहोगी? जाओ जाकर कह दो, अभी कह दो। लेकिन वह तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा।
क्योंकि वह मेरा बेटा है, वह तुम्हें ही झूठी और मक्कार समझेगा। उसकी बात सुनकर प्रिया खामोश रह गई। प्रिया समझ चुकी थी कि वह एक चालाक और नाटकबाज औरत है, इसीलिए प्रिया ने अपनी सास से कोई बहस करनी ठीक न समझी। प्रिया के सब्र के बांध अब टूट जा रहे थे। महलों से आई एक लड़की ऐसे घर में रह रही थी जहां उसे नौकरानी बनकर रहना पड़ रहा था। ऊपर से उसकी सास अपाहिज होने का नाटक कर रही थी। अब उसे सहन नहीं हो रहा था। प्रिया ने फैसला कर लिया कि वह अपनी सास की सच्चाई उसके बेटे के सामने लाकर रहेगी। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ये सब किया कैसे जाए। अगले ही दिन रवि के ऑफिस जाते ही प्रिया ने अपनी सास से कहा कि मम्मी, चलिए अच्छा ही हुआ आप चल सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह नाटक करके आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आप बेशक कीजिए। और हाँ, मुझे भी पता है कि रवि मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैं भी उसे कोई सच्चाई नहीं बताऊंगी। पर आप मेरी बस इतनी मदद किया करें कि थोड़ा बहुत मेरे काम में हाथ बटा दें। मुझे क्या, 2 वक्त की रोटी ही तो खानी है। मैं तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी गुजार ही लूँगी। उसकी बात सुनकर उसकी सास फिर से मुस्कुराई। वह सोचने लगी कि मैंने तो बहू के कुछ करने से पहले ही इसकी अकल ठिकाने लगा दी। चलो, अब मुझे कम से कम सारा दिन लेटे तो नहीं रहना पड़ेगा। प्रिया अपनी सास की खूब सेवा करती, उसे अच्छा अच्छा खाना पका कर देती। अब तो दोनों सहेलियों की तरह से रहने लगी थी। एक दिन रवि के चले जाने के बाद प्रिया ने अपनी सास से कहा कि मम्मी, मैंने आज तक आपके हाथ का बना हलवा नहीं खाया। मैंने सुना है पुरानी औरतों के हाथ का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। क्या आप कभी मुझे हलवा बनाकर खिला सकती हैं? उसकी सास कहने लगी, यह भी कोई बात है, यह तो मेरे उल्टे हाथ का काम है। प्रिया की सास अपनी बड़ाई सुनकर बड़ी खुश होती थी। प्रिया को भी अपनी सास की कमज़ोरी पता थी। उसने अपनी सास को हलवा बनाने के लिए किचन में भेज दिया। हलवे की महक प्रिया के कमरे तक आ रही थी। प्रिया अपना मोबाइल चलाने बैठ गई। घर में उस वक्त कोई और काम तो था नहीं, हलवा बनाने में लगी हुई थी। तभी उनको पीछे से किसी ने आवाज़ दी। धीरे से कहा, माँ। प्रिया की सास ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये और कोई नहीं, उनका अपना बेटा रवि उनके पीछे खड़ा था। रवि की माँ को एक ज़ोरदार झटका लगा कि उसकी सच्चाई आज उसके बेटे के सामने आ ही गई है। हुआ ये था कि प्रिया ने रवि के चले जाने के बाद रवि को मैसेज किया कि रवि, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, तुम जल्दी से चले आओ। रवि हड़बड़ा गया। वह जल्दी से छुट्टी लेकर वहाँ से निकला। तभी दूसरा मैसेज प्रिया ने कर दिया कि अब उनकी तबीयत थोड़ी संभली है, वे सो गई हैं, तुम धीरे से घर के अंदर आना, कोई आहट न करना, ऐसा ना हो कि उनकी आँख खुल जाए और वह फिर से परेशान हो जाएं। प्रिया ने दरवाजे की कुंडी खोल दी थी। दरवाज़ा धीरे से खोलकर रवि अंदर आया। आते ही उसे किचन में से हलवे की खुशबू आने लगी तो वह सीधा किचन की तरफ चला गया। वह तो सोच रहा था कि प्रिया खड़ी हलवा बना रही होगी, लेकिन उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि उसकी माँ खुद ही किचन में हलवा बना रही है। यह सब देखकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी उसकी माँ उसके पैरों में गिर गई, रोने और गिड़गिड़ाने लगी। रवि बहुत गुस्से में था। तभी प्रिया एकदम से दोनों के बीच में आ गई और दोनों को कमरे में बिठाकर बात करने लगी। कहने लगी, रवि, पहले माँ की बात सुनो, आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया? माँ ने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे छिन जाए। मेरा इस दुनिया में अपने बेटे के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए मैं अपाहिज बनकर इसके सामने लेटी रहती थी ताकि ये हमेशा ही मेरी फ़िक्र में लगा रहे और मेरे आसपास रहे और घर में जल्दी आए। फिर एक दिन ये अपनी मर्ज़ी से शादी करके तुम्हें यहाँ ले आया। तुम्हारी बीवी के आने से मेरी परेशानी भी बढ़ गई क्योंकि मुझे हर समय लेटा रहना पड़ता था। मैं तुमसे बहुत नाराज़ थी। मुझे डर था कि अब बहू आ गई है तो यह तुमको पक्का ही मुझसे छीन लेगी। इसीलिए मैंने ज़्यादा बीमार होने का नाटक किया और रात भर रवि को अपने पास बिठाए रखती। वह रोती रही और माफ़ी मांगती रही। प्रिया ने अपनी सास के हाथ पकड़ लिए और रवि को भी कहा कि अपनी माँ को माफ़ कर दे और फिर अपनी सास से बोली, मैं कभी भी आप दोनों माँ बेटे के बीच में नहीं आऊँगी। लेकिन मम्मी, एक सच्चाई है कि हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है, एक ज़रूरत होती है। जैसे माँ को बेटे की और बेटे को माँ की ज़रूरत होती है, ऐसे ही पत्नी को भी पति की ज़रूरत होती है। हमारा यह परिवार है और हमें इसे खुशी खुशी चलाना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा। प्रिया की बातें सुनकर उसकी सास बहुत शर्मिंदा हुई और आंखों से आंसू बहाते हुए उसके पैरों में गिरने लगी। तभी प्रिया ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। प्रिया की अपनी बहन छवि से बातें होती रहती थी। अगले दिन सुबह सवेरे छवि का फ़ोन आया। वे बहुत ज़्यादा रो रही थी। प्रिया ने वजह पूछी तो पता चला
कि एक एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हो चुकी है। प्रिया तो ये सुनकर सन्न खड़ी रह गई थी। रवि ने फ़ोन हाथ से लिया और छवि से सारी बात पता की। वह प्रिया को लेकर फ़ौरन उसके माता पिता के घर पहुंचा। दोनों का अंतिम संस्कार हो गया। कुछ दिनों बाद छवि ने प्रिया को बुलाकर सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया। आधी जायदाद प्रिया के नाम और आधी अपने नाम कर दी। अब प्रिया के पास रहने के लिए फिर से एक महलनुमा घर था। यह उसके सब्र का नतीजा था जो उसने शादी के बाद किया था। इंसान को ख़राब हालात में भी सब्र और हिम्मत से काम लेना चाहिए, तो उसके नतीजे अच्छे ही निकलते हैं।